शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखे थे ना कि है ना छोटे भाई जो है भोर सवेरे उठकर है ना मैदान में चले जाते हैं खेलने के लिए। उसके बाद में भोजन के समय जब वापस लौट कर आए तो उनके बड़े भैया उन पर तलवार खींचकर उपदेश की माला लेकर रेडी हो जाते हैं। और उन्होंने घमंड करने से क्या होगा इसके लिए रावण का उदाहरण दिया था, फिर शैतान का, ये सब देख रहे थे ना। ये उपदेश माला जो हो रही थी, अभी देखेंगे कि उपदेश माला कहाँ तक गई, क्या हुआ उपदेश माला का। देखिए, स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही लिए जाए। ये भैया का जो उपदेश जो है वो हो रही थी। स्कूल का समय निकट था, अभी स्कूल का समय 9:30 बज रहे थे, स्कूल का समय हो रहा था, अभी है ना स्कूल चले जाना है। भगवान ही जाने कि उपदेश माला जो है, उपदेश की जो माला है, बड़े भाई की जो हितोपदेश है, ये कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। छोटे भाई भोजन भी कर रहे थे लेकिन बड़े भाई की उपदेश माला तो चल ही रही थी। निस्वाद, यहाँ पर देख लेना, निस्वाद का अर्थ दिया है बिना स्वाद। स्वाद माने क्या है? टेस्ट। वो खाना जो होता है टेस्टलेस था। और छोटे भाई क्या सोच रहे हैं, जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही लिए जाएंगे। जब पास होने से इतनी बातें बोल रहे हैं, अगर फेल हो गया तो बड़े भैया ना जाने कितने बातें बोलेंगे। बड़े भैया ना जाने कि कितने बातें बोलेंगे। क्यों? मैं भी पास हुआ है इसलिए बड़े भैया इतने उपदेश दे रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो शायद बहुत से उपदेश देंगे। देखिए, भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसे मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतनी तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। भाई साहब बोल रहे थे ना कि उनके दर्जे में, उनके क्लास में, माने 9th क्लास में जब आ जाओगे तो तुम्हें किस तरह से तकलीफ होगी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और है ना इतिहास है। बहुत मुश्किल है क्योंकि इतिहास में बहुत से नाम, सेम नेम्स, दर्जनों आदमी रहेंगे, दर्जनों जेम्स रहेंगे, ये सब विलियम रहेंगे, ये सब बोल रहे थे ना। तो ये बातें सुनकर भाई साहब के अपने दर्जे की बातें, माने 9th क्लास में पढ़ाई कैसे रहेगी, ये बातें सुनकर, भयंकर चित्र जो खींचा गया था, ये सब पूरे बातें सुनकर उसने मुझे भयभीत कर दिया। तो छोटे भाई थोड़ा डर गए थे। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस ये सिर्फ बाकी था कि वो स्कूल छोड़कर घर नहीं गए। अम्मा मैं नहीं पढ़ूंगा बोल के ऐसे कर वो घर नहीं गए थे। यही ताज्जुब, ताज्जुब का अर्थ देखना, ताज्जुब, ताज्जुब जो है उर्दू वर्ड है, उसका अर्थ क्या है? आश्चर्य। ताज्जुब का अर्थ क्या है? आश्चर्य, सरप्राइज। लेकिन कौन सा सरप्राइज की बात थी? इतना डराने पर भी भैया, इतना डराने पर भी वहां स्कूल छोड़कर घर नहीं गए थे, यही ताज्जुब की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों। लेकिन स्टिल यहाँ पर देखना, ज्यों की त्यों माने जैसे की तैसे। ज्यों की त्यों की अर्थ क्या है? जैसे की तैसे, माने पुस्तकों पर उनकी अरुचि तो सेम वैसी थी, माने उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, पढ़ाई पर उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन घटने लगा। तो यहाँ पर देखना, खेल कूद का कोई अवसर, थोड़ा सा अवसर माने थोड़ा सा भी टाइम मिला खेलने के लिए, चांस मिला, अवसर माने चांस, थोड़ा टाइम मिला, चांस मिला तो खेल कूदना तो छोड़ते ही नहीं थे। माने खेलने कूदने के लिए आराम से रेडी थे। पढ़ते थे लेकिन क्या? बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा, मतलब जो रोज टास्क मतलब रोज का जो होमवर्क है बस उसको पूरा कर देते थे, क्योंकि दर्जे में जलील है। जलील का अर्थ है बेशर्म, जलील का मर्द है, अर्थ क्या है? बेशर्म, कि इंसल्ट ना हो, क्लासरूम में इंसल्ट ना हो, इसलिए क्या करते थे, वह अपना टास्क जो है, अपना जो होमवर्क है उसको पूरा कर लेते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। पहले एक विश्वास था कि मैं जैसे भी हो पास हो जाऊंगा, अभी वह भी लुप्त हो गया। लुप्त होना माने गायब हो गया था, डिसअपियर।
हो जाए और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सेम उसी तरह से जैसे पहले स्टार्टिंग में भैया से चुप कर जाना, खेलना, ये सब था ना, सेम उसी तरह से चोरों का सा जीवन जो है फिर से स्टार्ट हो चुका था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। इस अनुच्छेद में बहुत से मीनिंग्स है, यहाँ पर ध्यान से देखना। फिर सालाना, ये पहले भी आया था हम लोग को, सालाना माने वार्षिक। फिर वार्षिक इम्तिहान हुआ माने वार्षिक परीक्षा हुई थी। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि इत्तेफाक, सरप्राइज की बात है, क्या हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गया। तो सेम थिंग, ये फिर से प्रेमचंद जी फिर से पास हो गए और भाई साहब फेल हो गए। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत तो नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में, मैंने कक्षा में अव्वल माने प्रथम है। अगेन क्लास में फर्स्ट ही आया था, दूसरी बार भी क्लास में फर्स्ट आया था। वो तो मेहनत ही नहीं की थी लेकिन पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर से क्लास में फर्स्ट हो गया। मुझे खुद अचरज, अचरज माने हैरानी, सरप्राइज होने लगी उसको, खुद अचरज, उसको हैरानी होने लगी कि मैं कैसे पास हो गया, वो भी क्लास फर्स्ट। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे तक रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। तो यहाँ पर देखना फिर से क्या बोल रहे हैं, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम, यहाँ पर देखना प्राणांतक परिश्रम माने बहुत अधिक कठिन परिश्रम, बहुत ही अधिक कठिन परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क किए थे बड़े भाई साहब। कोर्स का एक एक शब्द जान गए थे माने कंप्लीट एक एक अक्षर को बयान कर लिए थे। वो भी कैसे पढ़ रहे थे देखना, 10 बजे रात तक, रात के 10 बजे तक पढ़ते थे, 4 बजे सुबह उठ जाते थे, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक उनका काम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई था। 6 से 9:30 तक, मैंने स्कूल जाने का टाइम तो 9:30 थे ना, सुबह 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने से के पहले भी पढ़ाई करते थे। मुद्रा कांतिहीन, मुद्रा माने उनका चेहरा, उनका फेस जो है कांतिहीन, कांतिहीन हो गया था माने बिना किसी चमक। कांतिहीन का अर्थ क्या है, बिना किसी चमक, क्योंकि पढ़ाई 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 करके उनका चेहरा इस तरह से बन चुका था। मगर बेचारे फेल हो गए, इतना हार्डवर्क करने पर भी बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए थे, इतना हार्डवर्क करने पर भी बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए थे। मुझे इन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। देखना यहाँ पर, मुझे इन पर मैंने यहाँ पर अपने भाई पर दया आती थी, उन पर दया आने लगी, क्योंकि जब नतीजा सुना, जब परिणाम माने रिजल्ट जब सुनाया गया तो वह रो पड़े थे, भाई साहब रो दिए थे। यहाँ पर अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी, ये जो पास हो गया था ना, वो प्रेमचंद जी उनकी खुशी जो है वह आधी हो गई थी, हाफ हो गया था, उतना हैप्पीनेस नहीं था क्योंकि उनके बड़े भाई रो रहे थे। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। अगर एक तो भाई साहब फेल हो गया, दूसरा दुख क्या है उनको, क्यों मैं पास हो गया, अगर मैं भी फेल हो जा होता तो शायद इतना दुख उन्हें नहीं होता। लेकिन विधि, विधि माने यहाँ पर किस्मत, लक, ये तो विधि की बात है, इसको कौन टाले, ये तो विधि में मैंने किस्मत में लिखा है कि मैं पास हो जाऊं, भैया फेल हो जाए, ये उसी तरह से हुआ, इसको कोई भी टाल नहीं सकते। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का और अंतर रह गया। तो पहले 2 क्लास का अंतर था ना, अभी फिर से पास हो जाने के कारण क्या हुआ था, सिर्फ एक दर्जे का, सिर्फ एक ही क्लास का डिफरेंस जो है दोनों के बीच में रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला। देखना, मेरे मन में एक कुटिल भावना, मेरे मन में एक कुटिल भावना पैदा हुई थी कि
बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाने से, नेक्स्ट क्लास में भी अगर बड़े भाई साहब जो है फेल हो जाए, कुटिल भावना का अर्थ क्या है, बुरा विचार, ओके, बैड ओपिनियन। ओके, ये क्या था कि अगर फिर से, अगर इनकेस बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाए तो क्या होगा, दोनों सेम क्लास में आ जाएंगे, तो दोनों बराबर क्लास में, सेम क्लास में आ जाएंगे। तब बड़े भाइयों को इतना आधार नहीं रहेगा कि उनकी फजीहत करें, उनकी बेइज्जत करें, ये उनका आधार नहीं रहेगा। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला, लेकिन मैंने अपने इस विचार को पूरा निकाल डाला था, क्योंकि ऐसा सोचना भी गलत है, इस तरह से सोचना भी बहुत गलत है। इसलिए देखिए आगे चलकर क्या होता है, आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। आखिर वह मुझे मेरी हित माने मेरी अच्छाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए ही वह क्या करते थे, डांटते थे, मेरे लिए ही वह डांटते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों की, उपदेश माने यहाँ पर बातें, उनके बातों के कारण ही मैं पास हो, कैसे पास हो रहा है, धनाधन एक बाद बिना रोके टोके, माने एक के बाद मैंने पास होता ही जा रहा हूँ। ये सब किसकी वजह से हुआ ऐसा, ये सब अपने बड़े भैया के उपदेश की वजह से ही होता। पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों में, मैंने क्लास में फर्स्ट आ रहा था ना, पास होना ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से भी वहाँ पास होता जा रहा था। ये पार्ट ऐसे हो रहा है ना, देखेंगे आखिर नेक्स्ट क्या होता है। चलिए, अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, यह रहा भी तो बहुत कम। अभी क्या हुआ, बड़े भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे, वो थोड़ा सॉफ्ट बन गए थे, मैंने अभी डांटना ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी, चांसेस मिले थे, अवसर माने चांसेस मिले थे कि छोटे भाई को डांटने के लिए, चांसेस मिलने पर भी वह उन्हें, अवसर मिलने पर भी वह उन्हें नहीं डांटे। उन्होंने धीरज से काम लिया था, मैंने उन्होंने उनके धीरज से काम लिया था। शायद वे खुद समझने, मैंने खुद ही समझ गए कि अभी मुझे डांटना ठीक नहीं रहेगा, अभी मुझे डांटने का कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि वह मैं डांटता हूँ लेकिन वह आराम से पास होती, इसलिए डांटने का कुछ अधिकार नहीं है। भाई साहब भी ये समझ लिए थे, क्या रहा अभी तो बहुत कम, अगर डांटने का भी है तो बहुत कम, उतना अधिकार उन्हें अभी नहीं है। देखिए आगे चलकर, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मेरी स्वच्छंदता, यहाँ पर स्वच्छंदता का अर्थ देख लेना, स्वतंत्रता, फ्रीडम, उनका जो फ्रीडम है वह बढ़ गई थी। मैं उनकी सहिष्णुता, सहनशीलता माने सहन करने की जो शीलता थी उसको का अनुचित गलत लाभ उठाने लगा। उसको अनुचित माने यहाँ पर क्या है अर्थ, गलत, उसका लाभ उठाने लगा। अभी भैया मुझे कुछ नहीं बोले, बाहर जाकर कितना देर भी खेलने से भैया मुझे कुछ डांटेंगे नहीं, इसलिए क्या कहते हैं उसका यूज किया था और हमेशा खेलना ही करते थे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, और मुझे एक ऐसी धारणा हो चुकी थी कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, इफ आई रेड और नॉट, मैं पढ़ने से या नहीं पढ़ने से भी मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर, मेरी जो किस्मत है, तकदीर माने यहाँ पर किस्मत, लक जो है वह बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया। पहले भाई साहब देखेंगे, डांटेंगे, ये डर की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन अभी वह पढ़ाई भी पूरा एकदम छोड़ ही दिया था। देखिए आगे चलकर क्या होता है। मुझे कनकौवे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था।
अभी उन्हें नया शौक उत्पन्न हुआ था, कनकौवे। कनकौवे माने पतंग उड़ाना, काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना माने काइट फ्लाइंग। इसका शौक हो गया था, इसे इंटरेस्ट आ गया था। और अब सारा समय, जो भी समय बचा तो पूरा समय सिर्फ क्या करते थे, पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग में ही उड़ा देते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब, फिर भी मैं उनका अदब, अदब माने इज्जत, रेस्पेक्ट करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट से बड़े भैया के आगे जाकर कनकौवे उड़ाना, ये नहीं करता था। थोड़ी उनकी नजर बचाकर चुपके से ये कनकौवे उड़ाने का काम करता था। यहाँ पर देखना छोटे भैया कितने अच्छे से कनकौवे उड़ा रहे हैं पिक्चर में। तो देखिए आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ओके। मांझा देना, कन्ना बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया था। मांझा देना, मांझा देना माने यहाँ पर देखना काइट फ्लाइंग के लिए जो मांझा बनाते हैं ना, जो माने यहाँ पर एक दूसरे को, काइट को काटने के लिए जो तैयार किया जाता है उसको मांझा कहते हैं। मांझा बनाना का काम, कन्ने बांधना माने पतंग जो है पतंग बांधना, ये पतंग के टूर्नामेंट, कॉम्पिटिशन्स, ये सब तैयारियां बहुत ही गुप्त माने चुपके से, साइलेंट से पूरे कर लेता था। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं देना चाहता था कि ये सब संदेह, यह शक, संदेह माने यह शंका, यह डाउट भी आने नहीं देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज माने उनकी जो इज्जत थी वह मेरे नजरों में कम हो गई थी। इसे मैं नहीं करता था, मैं उनको रेस्पेक्ट देता ही था। चुपके से मैं जो भी काम करता था बहुत ही साइलेंट से, बहुत ही चुपके से ये खेल खेलना, ये सब पूरा काम कर देता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाश दौड़ा जो जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ था, संध्या समय, इवनिंग के टाइम में, शाम के समय था, हॉस्टल से दूर मैंने हॉस्टल के बाहर कनकौवे लूटने। यहाँ पर क्या होता है, एक कनकौवा जो है मैंने एक काइट जो है वह गिरकर बेहताश होकर, जिसे किसी की खबर ना हो, मैंने यहाँ पर क्या है, वो काइट जो है वो टूट गया था, उसका डोरा, वो काइट जो है गिरने जा रहा था। तो मैं दौड़कर जा रहा था, क्योंकि उसको, काइट को पकड़ लो, इसलिए वह दौड़कर मैं उसकी तरफ जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूठा पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। आंखें आसमान की ओर थी, मैंने काइट जो है वो आसमान में उड़ रहा था, इसलिए इनकी आंखें आसमान में ही थी। मन में आकाशगामी, पथिक, आकाशगामी माने आसमान को रास्ता बनाता हुआ यात्री। यहाँ पर उनका रास्ता क्या है, सिर्फ आसमान ही बोल सकते हैं, माने ट्रैफिक कुछ नहीं है, सिर्फ आसमान में, बस उसकी ओर देखते ही चले जा रहे थे, क्योंकि वह वो उसको पतंग चाहिए थी, जो पतंग जो नीचे गिर रही थी ना, वो पतंग चाहिए थे। इसलिए मानो कोई आत्मा, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर वहां पर विरक्त हो गई। विरक्त का अर्थ यहाँ पर देख लेना, बेपरवाह, मन से नए संस्करण, मन शुद्ध करना, ग्रहण करने की जा रही थी। जैसे एक आत्मा स्वर्ग से अच्छे से मन को शुद्ध करने के लिए जा रही थी, इस तरह से वहां देखने से लग रहा था, वो पतंग देखने से इस तरह से लग रहा था। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़तार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारों है, ना ट्रैम, ना गाड़ियां। देखना, सिर्फ वो ही नहीं है बल्कि बाकी के बच्चे, सब बच्चे उसके पीछे थे, उस पतंग के पीछे थे कि किसके हाथ लग जाएगी वह पतंग। दौड़कर सब लोग दौड़ के जा रहे थे और किसी को किसी की खबर ही नहीं थी कि उसके आगे पीछे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था सभी लोग उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कार, वहां पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, मोटर कार्स नहीं है, ट्रैम्स नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग उस पतंग के पीछे, उस कनकौवे के पीछे ही दौड़ रहे थे सभी बच्चे, और किसी को भी किसी चीज की खबर नहीं कि आगे पीछे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी की कुछ खबर नहीं थी।
देखते हैं आगे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ धेले खे कनकौवे खेलने दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वहीं पर सडन से क्या हुआ था, भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हो गई थी, माने आमना सामना। उन भाई साहब के फ्रेंड वो आ चुके थे, शायद बाजार से लौट रहे थे, मे बी वो बाजार जाकर बाजार से लौट रहे थे, सडन से मुझे मिल गए थे। उन्होंने वही हाथ पकड़कर, वहीं पर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि उग्र रूप से, यहाँ पर उग्र माने क्रोध की भावना से, बहुत गुस्से में बोले कि इन बाजारी लड़कों के साथ, इन बाजार स्ट्रीट बॉयज के साथ तुम है ना यहाँ पर ये कनकौवे खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, क्यों, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, और यहाँ पर उनके साथ, वो बच्चों के साथ, रोड के बच्चों के साथ यहाँ पर तुम खेल रहे हो, ऐसे बोल के क्रोध से उसका हाथ पकड़कर खींच के लेके चले जा रहे थे। तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं है कि आप नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। तुम्हें इसका भी कोई लिहाज, लिहाज का अर्थ है शर्म, लिहाज का अर्थ क्या है, शर्म नहीं है कि आप नीची जमात में, तुम नीची जमात में माने तुम प्राइमरी क्लासेस में नहीं हो, तुम प्राइमरी क्लासेस में नहीं हो, बल्कि तुम कौन से क्लास में आ गए हो, 8वीं क्लास में आ गए, 8th क्लास में आ गए हो, और केवल एक दर्जे नीचे हो, और मुझसे भी सिर्फ केवल एक दर्जे, मैं 9th क्लास में हूँ, तुम 8th क्लास में आ गए हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। आदमी को क्या है, उसकी पोजीशन, उसकी पदवी के हिसाब से भी थोड़ा काम करना चाहिए ना। तुम तो इतने छोटे बच्चे नहीं हो, और दूसरा क्या है, तुम रोड के बच्चों के साथ खेल रहे हो, ये सब बड़े भैया उसे डांट रहे थे। एक जमाना था कि लोग 8वें दर्जे पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों मैंने 10वीं पास को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में मजिस्ट्रेट या सुपरटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रकों के संपादक हैं। तो यहाँ पर देखने ये बोल रहे थे एक जमाना था, मैंने एक जमाना था कि 8th क्लास पास हो जाने से उसे तहसीलदार जॉब जो है उसे मिल जाती थी। मैंने 8th क्लास पास हो जाने से उसे नौकरी मिल जाती थी, तहसीलदार की नौकरी मिल जाती थी। और 10th क्लास पार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजिस्ट्रेट हो जाते थे, सुपरटेंडेंट बन जाते थे। हाँ, 8वीं जमात वाले हमारे लीडर भी बन चुके हैं, समाचार पत्रों के संपादक माने एडिटर भी हो चुके थे। मैंने यहाँ पर उस समय क्या है, पढ़ाई जो है, थोड़ी सी पढ़ाई करने से, लाइक 8th क्लास पढ़ने से, 10th क्लास पढ़ने से कौन से जॉब्स जो है मिल जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बड़े भैया बोल रहे थे। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, उस समय तो 8th क्लास पास हो जाने से, 10th क्लास पास होने से जॉब्स जो है मिल जाते थे। इसके बारे में बड़े भैया उन्हें बोल रहे थे। और क्या, बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहती माने कहे अनुसार में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हैं। और पहले बताया था कि 8वीं पास हो जाने से तहसीलदार बन जाते हैं। तहसीलदार माने उस एरिया का, इलाके का जो बड़ा आदमी होता है। तो इस तरह से उनकी बातें नीचे वाले सुनते हैं, और तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, फिर क्या कर रहे हो, इन लड़कों के साथ, इन बाजारी लड़कों के साथ तुम यहाँ पर खेल रहे हो, कनकौवे उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इस तरह से वह डांट रहे थे। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, और तो यहाँ पर तुम अपने दिल में समझते हो, शायद बड़े भैया बोल रहे, तुम समझ रहे हो कि मैं सिर्फ तुमसे एक ही कक्षा नीचा हूँ, मैंने एक ही कक्षे में बड़ा हूँ, मैंने तुम मुझसे एक कक्षे में नीचे हो, ओनली 1 क्लास डिफरेंस है दोनों के बीच में, और मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, और तुम्हें मुझे डांटने का कुछ भी हक नहीं है। तुम सोच रहे हो, लेकिन यह गलत है, दिस इज ए रॉन्ग, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। आज चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ, मेरी क्लास में, सेम क्लास में, दोनों सेम क्लास में बैठने से भी दोनों में 10 से डिफरेंस जो है, 5 साल का डिफरेंस जो है वह रहता ही रहे, उसको कोई कम नहीं कर सकते ना।
इसलिए मुझे पूरा हक है तुम्हें डांटने के लिए। इस तरह से बड़े भैया उसके ऊपर टूट पड़ रहे थे। परीक्षाओं का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझे और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। परीक्षाओं का यही हाल है। ऐसे ही एग्जाम्स अगर ऐसे ही रहे तो नो डाउट, निस्संदेह माने नो डाउट इस साल भी तुम पास हो जाओगे और मेरे समक्ष माने मेरे सेम क्लास में आ जाओगे। शायद नेक्स्ट ईयर के लिए मुझसे भी एक क्लास तुम बढ़ जाओगे। नेक्स्ट ईयर मुझसे मैंने तुम 10th चले जाओगे, मैं सिर्फ 9th में रहूंगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, लेकिन हम दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। उससे क्या तुम नहीं, खुदा भी उसको नहीं मिटा सकते, भगवान भी उसको नहीं मिटा सकते। ये 5 साल का डिफरेंस जो है 5 साल का डिफरेंस रहेगा और मुझे पूरा हक है तुम पर कि मैं तुम्हें डांटूं, तुम्हें सही रास्ते पर लेके जाने के लिए पूरा हक मुझे है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, ये हमेशा के लिए मैं 5 साल बड़ा ही रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt की क्यों ना हो जाओ। मैंने यहाँ पर बोल रहे हैं हम दोनों के बीच में 5 साल का जो फर्क है ना, वो 5 साल का फर्क जिंदगी भर 5 साल का फर्क रहेगा। और मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, तजुर्बा माने तुमसे ज्यादा मुझे अनुभव है। तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकते, तुम इसका इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल का जो डिफरेंट है 5 साल का डिफरेंट वैसे ही रहेगा। तुम चाहे MA कर लो या MPhil कर लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई आगे की पढ़ाई जितना भी कर लो, लेकिन हम दोनों के बीच में 5 साल का फर्क जो है वैसे ही रहेगा। तुम्हें मेरी बातें सुननी ही पड़ेंगी, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। तो इसका अर्थ है, देखिए मैंने यह समाज किताबें पढ़ने से, समझ जो है किताबें पढ़ने से हमें नॉलेज नहीं आ जाती, दुनिया देखनी पड़ेगी, दुनिया को समझना पड़ेगा। हमारी अम्मा हमने कोई दर्जा नहीं किया, मैंने पास नहीं किया। हम लोग की जो हमारी जो माँ है वह किसी दर्जे को पास, मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। और दादाजी है शायद 5 या 6 क्लास पढ़े थे, ओनली 5 up to 6 क्लास तक पढ़े थे, लेकिन दोनों हमसे दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए और उन दोनों को हम पर पूरा अधिकार है, हमें सुधारने का, हमें डांटने का पूरा अधिकार जिस तरह से, उसी तरह से मुझे भी तुम पर वैसे अधिकार है, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, ऐसे नहीं कि वो दोनों सिर्फ हमारे जन्मदाता हैं इसलिए मैंने जन्म देने वाले हैं इसलिए वह उनको हमारे ऊपर अधिकार है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा माने अनुभव, पहले देख लिया ना, तजुर्बा माने उसका अर्थ क्या है? अनुभव। क्योंकि उनको दुनिया का जो है पूरा बहुत ज्यादा तजुर्बा अनुभव है, इसलिए उनको हमारे ऊपर डांटने का पूरा अधिकार है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स बोले बड़े भैया, यहाँ पर एग्जाम्पल्स बोले माने हम लोग पढ़ाई किए हैं इसलिए हम लोग को पता है कि अमेरिका में किस तरह का राज व्यवस्था हो रही है, या तो 8वें हेनरी ने कितने शादियां की थी, ये सब ज्ञान हमें पता है क्योंकि हमें बुक्स पढ़े थे, बुक में ये सब पूरा लिखा था। शायद इनका ज्ञान हमारे अम्मी और दादा को नहीं रहेगा, लेकिन वो हम लोग से बड़े हैं, इससे ज्यादा उनको अनुभव का ज्ञान है, उससे ज्यादा उनको अनुभव का ज्ञान है। क्या आप बोल रहे हैं? अमेरिका में कौन सी व्यवस्था हो चल रही है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए थे, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सब बातें शायद हम लोग के पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो लोग पढ़े नहीं है, लेकिन उनको जो है अनुभव का ज्ञान हमसे बहुत ज्यादा है, इस कारण वो
उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। क्यों? इस कारण वो हम तुमसे और मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो पार्ट यहीं को स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी क्या हो रहा है। ओके माँ, धन्यवाद, टेक केयर।